सर शॉर्ट शॉर्ट नोट्स मैंने किए ना, नहीं किए? नहीं नहीं सर, शॉर्ट नोट्स नहीं नहीं किए? किया। नो सर। नो सर। ठीक है, आज ही कर देता हूँ मैं। बस एक छोटा सा टॉपिक अपना बचा हुआ है रेडॉक्स वाला, वो खत्म कर देते हैं, फिर नोट्स अपलोड कर देता हूँ मैं, ठीक है? राइट। सर आपको चलो, एग्जाम्पलर भी अपलोड कर। एग्जाम्पलर के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिले मुझे, पूरी बुक नहीं मिले। टॉपिक वाइज इन द सेंस एक एक चैप्टर के क्वेश्चंस मिले हैं। सर हर सर वैसे अपलोड करते हैं। हर सर ने किया अपलोड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर? यस सर, वो हाँ हर सर, वो सर पूरी चैप्टर बुक वाइज नहीं, ऐसे अपलोड करते क्वेश्चन हैं। से सर अपलोड करते हैं। चैप्टर वाइज ही करते हैं। बस बस, नहीं वो तो मैंने सबको बोल दिया है कि सब अपलोड करो। मैं भी देख लेता, पूरी बुक मिल जाती है तो अच्छा है। चैप्टर वाइज तो है, मैं कर दूंगा। चलो ना, अभी नोट्स अपलोड कर देता है, फिर भूल जाओगा। अभी कर दूं मैं अपलोड? 2 मिनट का टाइम लेता, अपना टॉपिक भी आज खत्म हो जाएगा कट टू कट। रुको, ये 12th का है मेरे पास में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पूरा। 11th का मैं आज डाउनलोड करता हूँ, ठीक है? ओके सर। 11th का मैं, 12th का तो है मेरे पास में, 11th का नहीं है मेरे पास में। हो जाएगा, देख लेता हूँ मैं कहाँ पर ये अवेलेबल है, डाउनलोड करके फिर सेंड कर दूंगा। सर हाँ बोलो। सर जैसा आपने बोला कि केमिस्ट्री मतलब एनसीईआरटी ऑल ओवर बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन सब एग्जाम्स के लिए, पर सर मुझे पूछना था कि जैसे कि फिजिक्स है, उसके अंदर सर एट लास्ट आते तो न्यूमेरिकल्स ही हैं, और इतना कोई एनसीईआरटी एक्सपोजर देती नहीं है, मतलब कुछ ऐसे वैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से। सो क्या मतलब एनसीईआरटी एक रह सकता है बेसिस फिजिक्स के लिए? नहीं, बिकॉज फिजिक्स के लिए नहीं रखना है, कभी नहीं रखना है। फिजिक्स के लिए हमेशा आपको पैकेज पे फोकस रखना है। एनसीईआरटी सिर्फ और सिर्फ बायो और केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक वाला पार्ट, फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक भी नहीं, ठीक है ना? फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक और बायो का पूरा पार्ट, बायो पूरा, बॉटनी जूलॉजी सब कुछ, वो बस आपको एनसीईआरटी से करना है। देखो मैंने शॉर्ट नोट्स अपलोड किए हैं,
ठीक है ना, सभी जितने चैप्टर्स थे मेरे पास में सब कर दिए Yes, मैंने sir. मैक्सिमम। सेंड कर दो मुझे। हाँ चलो भाई, अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बस मुझे डाउनलोड करना है और आपको देना है, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत अच्छी चीज है। जो अपन सोच रहे हैं ना हर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, वैसे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ने भी कर रखा है, बट उसने क्वेश्चंस कम बनाए हुए हैं, अपन ज्यादा बनाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, मैं अपलोड कर दूंगा। चलो अब जितना पार्ट अपना बचा है फटाफट खत्म कर देते हैं। दिख रहा है सबको स्क्रीन पर? Yes. ओके, वेरी गुड। चलो, तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। लास्ट टॉपिक अपना यही था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, ठीक है ना। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है क्या इंफॉर्मेशन देता है। तो फिर से रिकॉल करता हूं एक बार फटाफट। हमने बहुत सारे मेटल का पोटेंशियल डिस्कस किया था, रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मतलब क्या होता है उसको हमने समझ लिया था। अब वो पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 मिलेगा, किसी का 5.6 मिलेगा, किसी का 7.5, वो वैल्यू कैसे आई। तो उस वैल्यू के लिए हमने क्या कर दिया, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिया, और वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाना है। किसका इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड। अब हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड है वो पॉसिबल कैसे होगा भाई, हाइड्रोजन तो गैस है भाई, सॉलिड मटेरियल है, तो उसका इलेक्ट्रोड बनाना बहुत इजी है। Zn को डिप कर दिया Zn2 प्लस में, कॉपर को डिप कर दिया कॉपर 2 प्लस में, आयरन को आयरन +2 में +3 में, बन गया इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन गैस को कैसे डिप कराए, तो हम पहले हाइड्रोजन को क्या करेंगे, किसी सरफेस पे पास कराएंगे। हाइड्रोजन को पहले हम क्या कराएंगे, एडजॉर्ब कराएंगे, राइट। तो हाइड्रोजन को हम एडजॉर्ब कराते हैं प्लेटिनम की सरफेस पे। प्लेटिनम के पास में ज्यादा एफिशिएंसी होती है हाइड्रोजन को एडजॉर्ब करने की। तो प्लेटिनम की सरफेस पे हाइड्रोजन को हम एडजॉर्ब कर देंगे तो सरफेस पे बैठ जाएगा। जैसे ये प्लेटिनम का वायर है, तो इस वायर पे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल सब चिपक गया, तो प्लेटिनम अब नहीं दिख रहा, अब उसकी सरफेस पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन चिपका हुआ है वहां पे, अट्रैक्शन करके बैठा है, अट्रैक्शन रखा हुआ है, इसका मतलब वो सॉलिड हो गया, ऐसा बोल सकते हैं। था गैस, लेकिन उसका अब वो वहां पे नेचर उसका कैसा हो गया, सॉलिड हो गया, राइट। तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस को पास कराएंगे प्लेटिनम की सरफेस पर। और प्लेटिनम की सरफेस कैसी लेनी है आपको, रफ सरफेस, स्मूथ सरफेस नहीं, क्योंकि रफ सरफेस होने से सरफेस एरिया क्या होता है, ज्यादा, और ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज्यादा हाइड्रोजन के पार्टिकल्स बैठेंगे। तो रफ सरफेस को हम बोलते हैं ब्लैक। रफ सरफेस का नाम क्या है, ब्लैक। मतलब मैं बोलूंगा प्लेटिनम ब्लैक, मतलब प्लेटिनम की रफ सरफेस। प्लेटिनम ब्लैक का मतलब प्लेटिनम की रफ सरफेस, राइट। तो हमने इस तरह का कोई कंटेनर लिया, और इस कंटेनर के अंदर मैंने क्या किया, H+ को रखा। क्या रखा मैंने, H+ रखा, क्योंकि Zn डिप्ड इन Zn2 प्लस, कॉपर डिप्ड इन कॉपर 2 प्लस, तो उसी तरह से H2 डिप्ड इन H+, राइट। अच्छा, ये जो वायर है, ये वायर किसी का भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे प्लेटिनम होना चाहिए। और इस प्लेटिनम की सरफेस पे हाइड्रोजन गैस को मैंने एडजॉर्ब कराया, यहां से 1 ATM पे पास कराया। 1 ATM ले लो या 1 बार ले लो, बात एक ही है। ऑलमोस्ट 1 ATM और 1 बार क्या होता है, सेम। तो यहां से हाइड्रोजन गैस को हमने पास कराया 1 बार पर, राइट। और ये हाइड्रोजन की गैस यहाँ पे एडजॉर्ब हो गई इसके प्लेटिनम ब्लैक इलेक्ट्रोड का मतलब प्लेटिनम की रफ सरफेस उस पर एडजॉर्ब हो गया। और इसका टेम्परेचर, इस पूरे कंटेनर का टेम्परेचर कितना रख दिया हमने, 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस हमने टेम्परेचर रखा, राइट। और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखने से अब स्टैंडर्ड कंडीशन होगी भाई, H+ हो गया 1 मोलर, टेम्परेचर हो गया 25, गैस जो पास कराई वो हो गया आपका 1 ATM। तो ओवरऑल क्या हो गया आपका, STP कंडीशन होगी, स्टैंडर्ड कंडीशन होगी। तो इसको बोलते हैं हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होता है ना, देखो भाई, हाइड्रोजन का भी पोटेंशियल डेवलप होगा यहाँ पे। अगर यहाँ से H2 अगर H+ के फॉर्म में आता है, भाई जितने भी H2 हैं वो अगर सॉल्यूशन में आते हैं H+, जैसे Zn आ रहा था Zn2+ के फॉर्म में, उसी तरह से H2 आ रहा है H+ के फॉर्म में। तो H+ के फॉर्म में अगर आएगा तो वो इलेक्ट्रॉन तो देके आएगा। तो इस सॉल्यूशन के अंदर इस रॉड पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस सॉल्यूशन के अंदर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होगा कि नहीं, बिल्कुल। तो ये पोटेंशियल है, ये E है।
अब ये पोटेंशियल ऑक्सीडेशन की वजह से है तो ऑक्सीडेशन, और अगर पोटेंशियल अगर रिडक्शन हो रहा है तो यहाँ पे रिडक्शन। डिपेंड करेगा कि आपने उस इलेक्ट्रोड को क्या माना है। आपने इस इलेक्ट्रोड को कैथोड माना है तो रिडक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा, आपने इस इलेक्ट्रोड को अगर एनोड माना है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डेवलप होगा। डिपेंड करेगा उसकी क्या रिएक्शन होती है, वो भी हम देख लेते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है, नोट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एसआरपी और एसओपी जो एसएचई का है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का है, वो 0 लेते हैं, 0 होता नहीं है। समझ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाइड्रोजन सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0 नहीं होता, 0.08 होता है। कितना होता है? 0.08। बट रेफरेंस के लिए हमने इसको क्या मान लिया? 0 मान लिया, इसको 0 मान लिया भाई, एट ऑल टेम्परेचर, बट एक्चुअली इट इज नॉट 0। ये जो वैल्यू होती है इसका ई नॉट, वो लगभग होता है 0.08 वोल्ट के आसपास में, बट इसको नियरली हम क्या ले रहे हैं? 0। तो उससे क्या होगा कि इसको 0 मानने से जो टोटल जो पोटेंशियल पता चलेगा वो किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का मिल जाएगा हमें, राइट? कैसे मिलेगा देख लेते हैं अभी। अच्छा, हम इसको अगर एनोड मानेंगे तो क्या होगा भाई? ऑक्सीडेशन होगा। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, बिल्कुल। तो अगर मैंने इस पूरे सिस्टम को अगर एनोड मान लिया तो एनोड पे ऑक्सीडेशन करा दिया। अच्छा, ऑक्सीडेशन जो है, ऑक्सीडेशन जो है H2 से H प्लस में होगा, मतलब यहां से H2 निकलेगा और सॉल्यूशन में H प्लस आएगा। अगर मैंने एनोड मान लिया तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होगा तो H2 किस में कन्वर्ट होगा? H प्लस में। तो इसका जो पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड है इसलिए नॉट लगा दिया मैंने, तो ई नॉट क्या हो जाएगा? H2 से H प्लस, ऐसे लिखोगे, H2 कन्वर्ट हो रहा है H प्लस के अंदर, और ये पोटेंशियल कितना लेते हैं हम? 0। ये पोटेंशियल हम कितना लेते हैं? 0। तो H2 से H प्लस 0। फिर उसके बाद में अगर मैंने इसको कैथोड मान लिया तो कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है, और कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है तो H प्लस, सॉल्यूशन के अंदर जो H प्लस है ना, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके उस पे बैठेंगे। जैसे कॉपर था ना कि भाई कॉपर 2 प्लस के फॉर्म में चला गया, और जैसे ही इलेक्ट्रोड आया तो कॉपर 2 प्लस ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, वहीं पे बैठ गया। उसी तरह से यहां से H प्लस जाके बैठेंगे, और जैसे ही इलेक्ट्रोड इस कंटेनर में आए वो तुरंत गेन कर लेंगे। मतलब कैथोड मानने से रिडक्शन होगा और एनोड मानने से क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। राइट? क्लियर है भी पॉइंट? ठीक है ना? तो इसका पोटेंशियल क्या होगा? इसका पोटेंशियल ई नॉट लिखेंगे कैसे इसको? इसको लिखेंगे H प्लस से H2 में कन्वर्ट हो रहा है, और ये क्या है? 0 है। अच्छा, अब ओवरऑल रिएक्शन आप देख लो, ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रही है। वैसे ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पे डिस्कस नहीं करना क्योंकि हमने दोनों को अलग अलग माना है। अगर मैं एनोड मानता हूं तो क्या होता है और कैथोड मानता है तो क्या होता है, राइट? अब देखो इसका सेल नोटेशन क्या है, इसका रिप्रेजेंटेशन, जैसे हमने गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन किया था, राइट? उसी तरह से हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। एसएचई का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? तो कुछ नहीं है, देखो सिंपल है। एनोड का रिप्रेजेंटेशन ऐसा हो जाएगा, कैथोड का रिप्रेजेंटेशन ऐसा। समझना कैसे, देखो। अच्छा, आईयूपीसी के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है भाई? पहले एनोड की इंफॉर्मेशन, फिर उसके बाद में सॉल्ट ब्रिज, उसके बाद में कैथोड की इंफॉर्मेशन, राइट? तो ये तो आ गया यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज, ये एनोड की इंफॉर्मेशन है पूरी, ये पूरी एनोड की इंफॉर्मेशन है। और फिर ये 2 बार लिखने की जरूरत नहीं, या तो इधर लिखो या फिर इधर लिखो, बात एक ही है। फिर ये किसकी इंफॉर्मेशन है? पूरी कैथोड की इंफॉर्मेशन है, राइट? तो ये एनोड की इंफॉर्मेशन, ये पूरी कैथोड की इंफॉर्मेशन। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज आ गई। जैसे वहां पे तो क्या था? Zn था Zn2 प्लस में, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया Zn, फिर एक लाइन डाली और फिर सीधा Zn2 प्लस में लिख दिया। लेकिन यहाँ पे H2 ऑलरेडी कहां पे बैठा हुआ है? प्लेटिनम पे। यहाँ पे H2 H प्लस में तो जा रहा है कि H2 एनोड के अंदर H2 H प्लस में चला गया, बट H2 कहां पे बैठा है वो भी लिखना पड़ेगा। तो H2 कौन सी सरफेस पे बैठा है? प्लेटिनम। तो मैंने लिख दिया प्लेटिनम की सरफेस पे एक लाइन डाल के बोल दिया H2 बैठा हुआ है। H2 को किस एटीएम पे पास कराया था? 1 एटीएम पर। लिखने अगर पूरा, ये क्लियर नोटेशन है, मतलब इसमें सब कुछ दिख जाएगा कि हमने प्रेशर कितना दिया था, हमने यहाँ पे कंसंट्रेशन कितनी रखी है, सब कुछ पता चल जाएगा। तो यहाँ पर H2 जो है वो H प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, 1 एटीएम प्रेशर पे पास कराया, और H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है? 1 मोलर। तो ये क्लियरली समझ में आ रहा है, देखो H2 H प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसे ही होता है ना नोटेशन। एनोड के अंदर ऑक्सीडेशन तो H2 H प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, कैथोड के अंदर रिडक्शन तो H प्लस H2 में कन्वर्ट हो रहा है। बट प्लेटिनम को लिखना है, एनोड के अंदर प्लेटिनम इधर आ जाएगा, कैथोड के अंदर प्लेटिनम उधर। हाइड्रोजन जहां है उसके पास में प्लेटिनम लिखना है, हाइड्रोजन जहां पे है उसके पास में क्या लिखोगे आप?
प्लेटिनम। सीधी सी बात है भाई। अब सिंपल तरीके से समझ लो भाई, इस कंटेनर के अंदर हाइड्रोजन को पास किया, प्लेटिनम पे बैठा है, H+ में जा रहा है, मतलब H2 कन्वर्ट हो रहा है H+ में, बट H2 कहां पे बैठा हुआ है? प्लेटिनम। ये हो गया एनोड। अब मैं अगर इसको कैथोड मानता हूं तो H+ जा रहा है H2 के फॉर्म में, सॉल्यूशन का जो H+ है वो किस फॉर्म में जा रहा है? H2 के फॉर्म में। तो रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? H+ कन्वर्ट हो रहा है H2 के अंदर, बट वो H2 कहां पे है? प्लेटिनम के ऊपर। क्लियर है वे पॉइंट? राइट। चलो लिखो तो क्लियर नोटेशन है, नहीं लिखो तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, चलो बहुत बढ़िया। अब हमने क्या किया, कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी मेटल का। मुझे किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं Zn का। किसका? Zn का। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? Zn का पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए मुझे रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो रेफरेंस कौन सा लिया हमने? SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो मैंने गैल्वेनिक सेल के अंदर क्या कर दिया, एक तरफ तो रखा वो मेटल जिसकी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, और एक तरफ मैंने क्या कर दिया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रखा। ठीक है ना? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को किधर रखा आपने? कैथोड। और मेटल वाले को किधर रखा आपने? एनोड की तरफ। आपने क्या कर दिया, दोनों को डिप कराया, इधर से H2 को डिप कराया, इधर से मेटल को डिप कराया। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, तो यहां पे क्या लगाया बीच में? वोल्ट मीटर। क्या है? आइडियल वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर आपको क्या बता देगा? E0 सेल। स्टैंडर्ड कंडीशन है तो E0 सेल बता देगा आप। ठीक है ना? रीडिंग दे देगा। अब E0 सेल इक्वल टू क्या होता है बोलो? E0 सेल इक्वल टू होता है E0 ऑक्सीडेशन प्लस E0 रिडक्शन। एनोड का ऑक्सीडेशन, कैथोड का रिडक्शन। तो E0 सेल हमारे पास में है, हाइड्रोजन का क्या है? 0 है, तो बचा हुआ किसका हुआ भाई? मेटल का हो गया। तो मेटल का कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है। देखो कैसे, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूं पूरा। पहले इसका नोटेशन लिखते हैं। इस सेल का नोटेशन क्या होगा? Zn कन्वर्ट होगा Zn2+ में, राइट। फिर उसके बाद में सॉल्ट ब्रीज, फिर उसके बाद में H+ कन्वर्ट होगा H2 के अंदर, और ये यहाँ पे प्लेटिनम। बोलो भाई, सेल नोटेशन हो गया। ये हमारा एनोड, ये हमारा कैथोड। अब मैं एनोड की अगर रिएक्शन लिखूं तो एनोड पे क्या हो रहा है? एनोड पे हो रहा है Zn कन्वर्ट हो रहा है Zn2+ में। कितने इलेक्ट्रॉन देखे? 2 इलेक्ट्रॉन देखे। फिर उसके बाद में कैथोड पे क्या हो रहा है? तो कैथोड पे हो रहा है रिडक्शन। किसका रिडक्शन हो रहा है? H+ का। तो 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 में कन्वर्ट हो गया। ये ओवरऑल रिएक्शन, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट। जो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? N बोलते हैं। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी? Zn प्लस 2H+ गिव्स Zn2+ प्लस क्या हो जाएगा? H2 हो जाएगा, राइट। Zn प्लस मतलब 2H+ गिव्स Zn2+ प्लस H2 हो गया। अब इसका E0 सेल क्या होगा बोलो? इसका E0 सेल इक्वल टू E0 ऑक्सीडेशन प्लस E0 रिडक्शन। बोलो, एम आई राइट? क्लियर? यस। अब E0 ऑक्सीडेशन क्या होगा? तो E0 Zn से Zn2+, राइट। यस। E0 रिडक्शन क्या होगा? तो H+ से H2। अब ये वाली वैल्यू हमारे पास में है, सपोज यहाँ पे वैल्यू आ गई x, यहां से पता चल गया E0 सेल वोल्ट मीटर से पता चल गया x है, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 0। तो E0 Zn से Zn2+ कितना हो गया भाई? x हुआ कि नहीं हुआ? बोलो यस, ये x हो गया। और अगर ये x है तो E0 Zn2+ से Zn क्या हो जाएगा? -x। -x मतलब हमारे पास में एक पोटेंशियल आ गया, तो दूसरे पोटेंशियल के लिए तो हमें क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव साइन ही लगाना है। तो ये हो गया हमारे पास में ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल। तो ये कौन सा पोटेंशियल हो गया? रिडक्शन का पोटेंशियल। मतलब ये जस्ट एक एग्जांपल दिया है मैंने कि Zn का मैंने पोटेंशियल इस तरह से कैलकुलेट किया, इसी तरह से Mg का कैलकुलेट किया, उसी तरह से पोटेशियम का, कैल्शियम का, सोडियम का, कॉपर का, सिल्वर का, सभी मेटल्स का इसी तरीके से रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर दिया। पहले हमें ऑक्सीडेशन मिला, फिर नेगेटिव लगाने से क्या हो गया? अपना रिडक्शन पोटेंशियल हो गया, राइट। अब जितना भी रिडक्शन पोटेंशियल हमने कैलकुलेट किया है, उन रिडक्शन पोटेंशियल को हमने एक ऑर्गेनाइज वे में अरेंज कर दिया, राइट। जितने भी मेटल्स हमारे पास में थे उस टाइम पर,
उन सभी मेटल्स का रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट करके एक वेल ऑर्गेनाइज वे में उसको अरेंज कर दिया और एक सीरीज बना दी जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर क्या होता है उसको हम डिस्कस करेंगे, राइट? उससे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि मेरे पास में एक निकल का इलेक्ट्रोड है और एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो उसका नोटेशन बताना है, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेशन बनाना है। तो कैसे रिप्रेजेंटेशन बनाओगे भाई? Ni कन्वर्ट हो रहा है Ni+2 के अंदर, बिल्कुल Ni कन्वर्ट हो रहा है Ni2+ के अंदर, और फिर उसके बाद में सॉल्ट ब्रिज, और फिर उसके बाद में H+ कन्वर्ट हो रहा है H2 के अंदर, और लास्ट में H2 किस पे बैठा हुआ है? प्लेटिनम की सरफेस पे बैठा हुआ है, प्लैटिनम। राइट, ठीक है ना। फिर इसका पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर सकते हो ना, E0 सेल इक्वल टू E0 Ni से Ni2+, ठीक है ना, Ni से Ni2+, प्लस क्या हो जाएगा? Ni से Ni2+, फिर उसके बाद में प्लस E0 H+ से H2। थोड़ा सा बस अब कर रहा है, बस 2 मिनट की बात है, ठीक है। और ये तो क्या होता है? 0 होता है, इसको हमने कैलकुलेट कर दिया, तो यहां से हमारे पास में ये आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना एक्सपेरिमेंट से, वोल्ट मीटर से ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम मेटल Ni+ का, Ni से Ni+2 का जो पोटेंशियल है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट, बहुत बढ़िया। अब मैंने बोला ना, सभी मेटल को हमें क्या करना है? एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज करना है, जिसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर क्या होता है? मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन होता है। कौन सा पोटेंशियल? रिडक्शन पोटेंशियल। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल होता है, ठीक है ना। तो द एसआरपी वैल्यू, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एसआरपी वैल्यू ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स are calculated with the reference to SHE and arranged in the series in increasing order. किसका increasing order? रिडक्शन पोटेंशियल का, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, जिससे हमें क्या मिल गई? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मिल गई। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कौन सी है? तो देखो भाई, एक बहुत बड़ी सीरीज है, उसको याद करने का तरीका मैं बता देता हूं आपको, राइट। एक बहुत बड़ी सीरीज है यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। वैल्यू वगैरह कुछ भी नहीं करना है आपको, याद रटना नहीं है। और इसमें से जितने इंपॉर्टेंट मेटल है उसकी मैं सीरीज बना रहा हूं, जितने भी इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं उसकी मैं सीरीज बना रहा हूं। तो देख लो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, याद रखने का तरीका है, लेके बांसुरी को ना मुझे अल मियाँ जी फैक्रो, सीडी को नहीं सुना पर हम गाए चप्पा चप्पा। सुना होगा ना, चप्पा चप्पा चरका चले, ठीक है ना। तो इस तरह से एक सीरीज बनाई है। तो देखो भाई, लिथियम, फिर उसके बाद में आपका है पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रॉन्सियम, साथ साथ में आप लिख सकते हो अगर लिखना है तो। फिर उसके बाद में आपका है कैल्शियम, सोडियम, Mg, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आपका Al, फिर उसके बाद में Mn, मैंगनीज, ठीक है, Zn, आयरन। वो ऑटोमेटिकली अभी रटने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। 11th के अंदर ये रटने की जरूरत नहीं, अपने पैकेज में भले ही गिवन है, बट 11th के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट 12th के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट भयंकर है। इतने क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर, बहुत सारे, ठीक है। तो Zn, फिर उसके बाद में आयरन, फिर उसके बाद में क्रोमियम, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, Sn, फिर उसके बाद में Pb, फिर उसके बाद में हाइड्रोजन, फिर उसके बाद में कॉपर। 1 मिनट, हाँ, फंस गए यार, 1 मिनट, हाँ। राइट, दिख रहा है सबको स्क्रीन पर? यस सर। यस बस एक बैटरी
बैटरी लो हो गई थी तो चार्जर डाल दिया भाई। चलो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद में कॉपर, फिर कॉपर के बाद में आपका आता है मर्क्यूरी, फिर उसके बाद में आपका सिल्वर, फिर उसके बाद में आपका प्लेटिनम, फिर उस फिर हाँ प्लेटिनम, फिर उसके बाद में गोल्ड। ये सब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है पूरी। अब इसमें क्या होता है देखो, इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है ना, कम होता है, और इस गोल्ड का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है ना, ज्यादा होता है। मतलब जैसे जैसे नीचे जाएंगे, जैसे जैसे ये इसके नीचे है, ठीक है ना, एल्यूमिनियम के बाद में Mn है और Sn के बाद में फिर Pb है, तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे SrP की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर कम है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। यस सर। इसका अगर SrP कम है तो इसका SOP क्या हो जाएगा, ज्यादा। और इसका अगर SOP ज्यादा है तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा कि नहीं होगा, बोलो। यस यस सर। भाई जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, मतलब ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी जिसकी ज्यादा है, तो वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, कम है, ठीक है ना। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सॉरी इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। और रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होता है तो वो अच्छा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर, राइट, बहुत बढ़िया। अब देखो इसको याद रखने का एक तरीका मैं आपको बता देता हूं, लिख लेना आप सब लोग भी। ले के बा सूरी को ना, मीनिंग मत निकालना भाई, इसकी कोई मीनिंग नहीं है, हाँ। वरना आप सोच रहे हो कि अब इस पे भी कोई होमवर्क करे मीनिंग निकाले तो फिर मत, नहीं मतलब पता ही नहीं चलेगा क्या मीनिंग है। अब बना दिया था भाई 11th के अंदर जब हम पढ़ते थे तो ऐसा बना दिया। लेके बांसुरी को ना मुझे अल मियां जी, फे क्रो सीडी को नहीं सुना, पर हम का पोटेंशियल क्या होता है भाई, जीरो। यस, हम गाय, गाय की कोई मीनिंग नहीं है, चप्पा चप्पा। चप्पा चप्पा चरका चले, बस ऐसे याद करना है। तो लेके बांसुरी को ना मुझे अल मियां जी फैक्रो सीडी को नहीं सुना, पर हम गाए चप्पा चप्पा। ठीक है, इस तरह से आप 2-4 बार पढ़ोगे ना तो पूरा आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। क्लियर भाई, समझ में आया। यस सर। वेरी नाइस, ठीक है। बस तो हमारा टॉपिक अब क्या हो गया, खत्म। अब अपना रेडॉक्स जो है वो चैप्टर खत्म हो गया भाई, ठीक है ना। आप आराम से पैकेज सॉल्व करो अच्छे से, हम डिस्कस कर देंगे, एक एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, आप सॉल्व करो, सब क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे अब तो, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, और हम अच्छे से सॉल्व भी करेंगे। फैक्रो, सर हाँ, सर डिस्कशन मतलब टर्म टेस्ट के बाद आप रखेंगे प्लीज। कब है अपना टर्म टेस्ट, कब है, अभी 15 को है ना। और अपना क्या था, केमिकल बॉन्डिंग का डिस्कशन बचा है क्या अभी, केमिकल बॉन्डिंग तो करवा दिया था मैंने, हाँ ओके सर। केमिकल बॉन्डिंग भी हो गया था, फिर वो पीरियोडिक वाला भी हो गया था, तो अपना कोई डिस्कशन तो कुछ बचा ही नहीं है। हाँ इसका तो कर देंगे, ये आप आराम से टर्म एग्जाम दे दो पहले, फिर ये सॉल्व कर देना और फिर डिस्कशन कर देंगे, राइट। सर ठीक है, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम हाइड्रोजन वाला चैप्टर स्टार्ट, जो भी नेक्स्ट चैप्टर होगा वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सर। इस चलो भाई, बार हाँ बोलो बोलो बोलो। टर्म एग्जाम के बाद वो सब्जेक्टिव वाला टेस्ट नहीं है, बिकॉज शेड्यूल के अंदर नहीं लिखा। सब्जेक्टिव देख लेंगे, बट सब्जेक्टिव पेपर अभी होगा नहीं बेटा, होम असाइनमेंट के फॉर्म में दिया जाएगा। सब्जेक्टिव पेपर जो है ना आपको होम असाइनमेंट के फॉर्म में देंगे और आपको सॉल्व करके सबमिट करना है। बट उसका जो सेकेंड कोड होगा ना, वो सेकेंड कोड हमारे सामने, मतलब कुछ दिनों के बाद में सेंटर पे बुला के वो कंडक्ट कराएंगे,
और उसको फिर हम उसकी पूरी मतलब वो अंडर ऑब्जर्वेशन होगा ना कि भाई आपने कॉपी, क्योंकि मैक्सिमम अभी 12th का एक सब्जेक्टिव पेपर लिया, सिर्फ मैंने 2 कॉपी चेक की और बंद कर दिया मैंने। 2 कॉपी चेक की मैंने, क्योंकि दो कॉपी के अंदर पूरा का पूरा पैकेज से मिला मुझे, लाइन टू लाइन पूरा पैकेज का पैराग्राफ ऐसे का ऐसा लिखा। अरे दिमाग तो लगाते यार कॉपी करते टाइम, ठीक है ना सर, मतलब ऐसा सोचते हैं कि सर को तो कुछ पता ही नहीं होगा, पैकेज से लिख देते हैं। नहीं, तो सब्जेक्टिव पेपर तो आपको देना है, बट वो होम असाइनमेंट के फॉर्म में मिलेगा, और फिर उसके बाद में सेम पेपर